हेलो एवरीवन, पीएसपी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का रिवीजन सीरीज। आज पीजीटी कॉमर्स रिवीजन सीरीज का हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल होंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ provision for tax created by a business house stand at rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively. If tax paid during the year is rupees 15,000, provision made during the year will be. आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और आपको टैक्स पेड गिवन है। आपको क्या निकालना है? प्रोविजन मेड। फर्स्ट वी डिस्कस द प्रोविजन फॉर टैक्स कंसेप्ट। सी, प्रोविजन फॉर टैक्स। If we are talking about the format of provision for tax, credit side we write by balance brought down because this is liability. Debit side we write to balance carried down. Credit side we write by profit and loss account provision made during the year. Provision made during the year. And the tax paid show on the debit side of the provision for tax account to bank account tax paid. See, क्या फॉर्मेट होता है? क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक अकाउंट टैक्स पेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपके माइंड में ये फॉर्मेट होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है, उसको आप इंफॉर्मेशन में पुट करेंगे। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 और टैक्स पेड कितना है आपके पास? 35। ठीक, टैक्स पेड कहाँ आ रहा है? दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। टैक्स पेड आपका डेबिट साइड आता है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स 20,000 और आपका क्या आता है? प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इजिली आप निकाल सकते हो। कितना हो गया ये? 45,000। सपोज ये एक्स है, यहाँ से आप निकाल दोगे 45,000 माइनस 20,000, तो इस प्रोविजन मेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25,000। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25,000। क्लियर है? यानी कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है। हम टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पोर्शन निकालकर एक प्रोविजन बनाते हैं ताकि टैक्स पेड करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है। तो जितना उस ईयर का टैक्स बनता है उतना पे कर देते हैं, बाकी उसमें बैलेंस बच जाता है। देन अगेन फिर करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हम लोग सेव करते हैं और उस बैलेंस में एड ऑन करते हैं। एंड के ईयर में जो भी उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स होता है उसको पे कर देते हैं। यानी कि जो हमें टैक्स पे करना है उसके अरेंजमेंट के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यू आर अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स में समटाइम कंफ्यूजन होता है। अभी यहाँ पे तो आपको क्लियर कट चीजें दी हुई हैं, समटाइम आपको सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। ठीक, आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस,
क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको कंफ्यूजन है और कुछ आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या हो जाता है, टैक्स पेड, क्योंकि इस साल के जो ओपनिंग में था उसे आप टैक्स पेड की तरह ट्रीट कर दोगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, प्रोविजन मीट। तो कभी आपको कंफ्यूजन करके भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर कट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको पता है ये 4 आइटम है। अकॉर्डिंगली यू विल यूज ऑल दीज 4 आइटम। बट आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो ओपनिंग क्या है, टैक्स पेड, और क्लोजिंग क्या है, प्रोविजन मीट। क्लियर? नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If current ratio is 3:3.0 and working capital is rupees 15,000, value of current assets will be। आपको करंट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, करंट एसेट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू current assets upon current liability। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 3.0 का मतलब है ये 3, यानी कि आप एज्यूम कर लोगे 3:1 है, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यहां से एक रिलेशन निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 टाइम्स करंट लायबिलिटी। नाउ यू हैव गिवन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, विच वी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, फॉर मीटिंग वेरियस एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो उनके लिए जो हमें कैपिटल चाहिए उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल की आपको वैल्यू गिवन है 15,000, अकॉर्डिंगली आप यूज कर लीजिए। 15,000 इज इक्वल टू करंट एसेट, करंट एसेट की वैल्यू क्या है, 3 करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। 15,000 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,500। 15,000 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 7,500। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट एसेट की वैल्यू, ठीक। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटी मीन्स 7,500। मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 7,500, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22। यू विल गेट 22,500, यानी कि आपकी करंट एसेट की वैल्यू क्या आ गई, 22,500। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा होता करंट लायबिलिटी 7,500, क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट एसेट, द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज 25,500, ठीक है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 3। आइडियल acid test ratio is usually assumed to be। Now come at what is acid test ratio? Acid test ratio is equal to acid assets upon current assets।
This is acid test ratio, liquidity ratio, asset quick ratio. There are different names. Current liability and current asset test ratio are short-term solvency ratio. If we are talking about short-term solvency ratios, then for checking short-term solvency means debt paying capacity in short run, we calculate short-term solvency on the basis of two ratios. One is current ratio. As we already discussed, current assets upon current liability. Then liquidity ratio, acid test ratio, quick ratio. The other is acid quick, or you can say liquidity ratio. This is more liquidated form of cash as compared to current ratio. यानी कि ये और ज़्यादा आपकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है. In this we consider all those assets which is quickly converted into cash. That's why from current assets we deduct stock and prepaid expenses. Divided by current liability. See, क्विक एसेट के लिए, एसेट टेस्ट के लिए या लिक्विडिटी एसेट के लिए आप स्टॉक और प्रीपेड को उसमें से लेस कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक को सोल्ड करने में टाइम लगता है. स्टॉक को आप सोल्ड करोगे देन यू विल गेट द लिक्विडिटी और रेडी कैश. सिमिलरली फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी काम के लिए, प्रीपेड क्या है, आपने पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. तो आपने किसी काम के लिए किसी एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर दिया है, आपके पास ये रेडीली अवेलेबल कैश नहीं है. यू आर नॉट एबल टू यूज दिस कैश फॉर क्विक पेमेंट. दैट्स व्हाई व्हाइल कैलकुलेटिंग एसेट क्विक और लिक्विडिटी रेशियो वी डिडक्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम इट. क्लियर है? यानी कि क्या हो जाता है, एसेट्स और यू कैन से क्विक एसेट्स और लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट और एसिड एसेट्स के लिए हम इसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. क्लियर? नाउ कम एट द क्वेश्चन आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो. जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो आइडियल होता है 1:1. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1. मीन्स 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपए की एसेट होना चाहिए. दिस इज द आइडियल करंट रेशियो because in this there are lots of current assets which is not quickly converted into cash. But in asset quick or liquidity we take the readily liquid asset or readily converted into cash. That's why this ideal ratio is 1:1. Clear? यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following reflect is popularly used to reflect the efficiency of business manager? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस मैनेजर की एफिशिएंसी को जज करने के लिए आप कौन सा रेशो यूज करोगे? फर्स्ट है क्विक रेशो. वी already discussed quick ratio is used for calculating short-term solvency. Debt equity ratio is calculated for checking the ratio of equity as compared to debt. यानी कि डेब्ट के कंपेयर में कितनी इक्विटी है, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी कितनी है और इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, ये चेक करने के लिए हम निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो. And you can say that this is also used for calculating long-term solvency. यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए क्विक और करंट होता है
और लॉन्ग के लिए और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे जो गिवन है डेब्ट इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए और क्विक किसके लिए, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंड का कितने अच्छे से यूज कर रही है, उससे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पता चलता है बिजनेस के। नाउ कम एट टर्नओवर। व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर रेशियोज calculate the efficiency of the manager. In turnover ratio, we consider stock turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, यानी कि आप अपने स्टॉक को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी एक साल में कितनी बार आप कन्वर्ट कर पा रहे हो स्टॉक को कैश में। जितना ज्यादा बार कन्वर्ट करोगे, दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर यू। सिमिलरली डेटर टर्नओवर रेशो मीन्स कितनी जल्दी आप अपने डेटर से पैसा रिसीव कर पा रहे हो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कितना क्विकली आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पा रहे हो। तो इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है एफिशिएंसी? डेटर टर्नओवर रेशो, सॉरी टर्नओवर रेशो, यानी कि यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 1. Receipt from the sale of machinery will be shown under cash flow from। सेल ऑफ मशीनरी को कैश फ्लो में आप कहाँ शो करोगे? सी, कैश फ्लो में हम एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग आपने नंबर 1 पे रखनी है हमेशा। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग को ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर फॉर्मेट में सबसे टॉप पे होना चाहिए ऑपरेटिंग, देन ईदर फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी कंसीडर्ड सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज of fixed asset means sale and purchase of building, sale and purchase of machinery, sale and purchase of equipment, anything which is fixed asset for an organization. In investing activity, besides sale and purchase of fixed assets, we considered rent received, interest received, and third one is dividend received। यानी कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई रिटर्न मिलता है, कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, आपको जो रेंट मिल रहा है वो क्या है? रेंट रिसीव, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव, आपने किसी को लोन दिया है, किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव। किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज किए हुए हैं, वहां से जो आपको रिटर्न मिलता है, डिविडेंड रिसीव। ठीक, सेल से आपके पास क्या होगा? कैश फ्लो प्लस होगा, परचेज से कैश फ्लो माइनस होगा, यानी कि सेल से कैश इनफ्लो होगा, परचेज से कैश आउटफ्लो होगा, रेंट रिसीव इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो, डिविडेंड रिसीव इनफ्लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, तो आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन हम आएगा उसके सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे।
Then come at financing activity. If we are talking about financing activity, in financing activity we considered issue of shares and debentures, issue of shares and debentures. आपने नए शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, इनफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. पेमेंट फॉर शेयर एंड डिबेंचर विच इज कॉल्ड एज रिडम्पशन. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और यू कैन से बायबैक ऑफ शेयर. अपने शेयर आपने वापस खरीद लिए, इसके लिए कैश का क्या होगा, आउटफ्लो. देन आपकी कंपनी के शेयर किसी ने परचेज किए हुए हैं, उसको आप डिविडेंड पे करेंगे. डिविडेंड पे इज योर आउटफ्लो ऑफ कैश. आपने कोई लोन दिया है या फिर आपकी कंपनी के किसी ने डिबेंचर परचेज किए हुए हैं, तो उन डिबेंचर के ऊपर आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पेड. इससे भी क्या होगा आपका, आउटफ्लो ऑफ कैश. इतना क्लियर है. यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और यू कैन से रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड, रेंट, इंटरेस्ट पेड comes under financing activity. क्लियर है. और उसके अलावा जितनी एक्टिविटी बच जाए, सबसे ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट ऑपरेटिंग में ही है, तो बेटर तरीका है कि इन दोनों को लर्न कर लो और बाकी जो कहीं नहीं आया वो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. सबसे बड़ा फॉर्मेट ऑपरेटिंग का होता है, तो लर्न करने का सबसे फंडा है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग. आइडेंटिफाई कर लो, इजीली आप इसको कर सकते हो. अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेल ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में इनका प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ सेल और परचेज वैल्यू को कंसीडर करना है. क्लियर है. नॉट कंसीडर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट. क्लियर है. आप क्वेश्चन पे आ जाइए, इजीली आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. आपसे पूछा रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी. मशीनरी की सेल करके आपको जो पैसा मिला कहाँ शो करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस. कोई भी एसेट परचेज की है या सेल की है, उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. कमर्शियल एक्टिविटी तो कुछ होती ही नहीं है. सपोज क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो उसमें उस कंडीशन में क्या आंसर होता है, कमर्शियल एक्टिविटी. क्योंकि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. क्लियर. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 6. इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज. देखिए कनेक्टेड क्वेश्चन ही आगे है. प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, अभी बताया आपको, कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इशू ऑफ शेयर कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अंडर फंड फ्लो एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 7. अंडर फंड फ्लो एनालिसिस, computed value of fund from operation is shown in. फंड फ्लो एनालिसिस में हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि इसमें क्या देखते हैं हम, जैसे कैश फ्लो में हमने देखा कि कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ कैश जा रहा है, ताकि आप अपने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस को मैच कर सको. फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं
कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टूल्स हैं जहाँ से कैश आएगा, और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ जहाँ से कैश आता है उन्हें क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कैश जहाँ से इनफ्लो हो सकता है उनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। और जहां पर फंड का आउटफ्लो होता है उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और यू कैन से यूसेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन और यूसेज ऑफ फंड। क्लियर है? इसके अलावा इसमें 3 तरह की स्टेटमेंट बनती है। फर्स्ट बनती है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ, यू कैन से फंड फ्लो एनालिसिस में आप यूज कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंज निकालते हैं, यानी कि क्या निकालते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंज का डिफरेंस निकाल के एक्चुअल चेंज चेक करते हैं। फंड फ्लो ऑपरेशन में हम देखते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होगा, इसका अगर बैलेंस पॉजिटिव आया यानी कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर बैलेंस नेगेटिव आया तो क्या होगा, यूसेज फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि अगर पॉजिटिव आया तो आपका वर्क करने से आपके पास फंड आया है एक्स्ट्रा, और अगर नेगेटिव आया तो आपने एक्स्ट्रा फंड यूज कर दिया एज कंपेयर टू करंट ईयर। क्लियर? और बाकी जो बचा हुआ, जैसे बाकी जगह पे बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन और यूसेज के रिसोर्सेज को लेके हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड। मैच करते हैं कि जितने फंड आए थे, फंड और उनका यूसेज इक्वल है कि नहीं। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर फंड फ्लो एनालिसिस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, इज शोन इन, कहाँ आएगा, सोर्स साइड, एप्लीकेशन साइड, इंक्रीज साइड ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज साइड ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। इनमें से तो ये तो देखिए कहीं क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। वर्किंग कैपिटल तो पहले ही बन जाती है, उसके बाद बनता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो क्या होगा, ये सोर्स ऑफ फंड। अगर नेगेटिव बैलेंस आता तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है जी, ध्यान रखनी है। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम एप्लीकेशन ये यूज करते हैं। सेकंड की जगह आप, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, नेम चेंज कर देती हूँ मैं, वेट ए मिनट। सेकंड स्टेटमेंट का नाम हम यही रख देते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पॉजिटिव बैलेंस आया, इसका मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। नेगेटिव आया, यूसेज, यानी कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड को यू कैन से फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर? 3 तरह की स्टेटमेंट है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहले बनता है, उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनता है, देन स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड। क्लियर?
तो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है उसे कहाँ शो करते हैं, सोर्स साइड। अगर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होता तो उसे कहाँ शो करते हैं, एप्लीकेशन साइड। ये ध्यान रखना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स साइड, एप्लीकेशन साइड क्या करना है, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। सपोज इसके अलावा भी आपको कुछ और भी दिया हो सकता है, इसमें कंसेप्ट आया है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कहाँ पे आएगा, सोर्स ऑफ फंड। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट करने में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है। डिविडेंड पेड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, एसेट आपने खरीदी तो क्या हुआ, यूज हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि यहां से सेल से क्या आएगा, इनफ्लो होगा। एक चीज क्लियर है। एक पीछे के क्वेश्चन में एक चीज मैंने ड्रॉप कर दी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसमें आप एक कंसेप्ट और ऐड कर देंगे, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। और अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। और अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो ऑपरेटिंग में आएगा। गुडविल राइट ऑफ, और यू कैन से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, ये भी एक कंफ्यूजिंग आइटम है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपने ध्यान से चीजों को पढ़ते जाना है। प्रीवियस ईयर करने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़ा भी सेल ऑफ मशीनरी आया है और ये कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, खत्म काम। उसके सारे फेज को पढ़ने की कोशिश किया करो, तो प्रीवियस ईयर करते करते ही आपका सारी प्रिपरेशन हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं सब प्रीवियस ईयर से ही पिक करती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड में क्या कर रही हूँ, आपको रिलेटेड कंसेप्ट पे समझा रही हूँ। और जो भी उसमें से क्वेश्चन बनता है, समटाइम लेक्चर बनाते हुए ही अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है कनेक्टेड, तो आई कैन कंसीडर दैट इन द लेक्चर। तो इस तरह से अपने सारे फेज को समझ के चीजों को करना। क्लियर है। आज की क्लास में 7 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके पास कुछ सजेशन है तो आप हमारा सजेशन हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, doubt.cst@gmail.com। थैंक यू।